नमस्कार पशुपालक भाइयों और बहनों। हमने एक चीज नोटिस की है। कुछ पशुपालक भाई पशुपालन में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और कुछ ऐसा बताते हैं कि पशुपालन कुछ काम का बिजनेस नहीं है। जब हमने थोड़ा डीप में जाकर इस बारे में सोच विचार किया, तब हमारे ध्यान में एक बात आई। जिन पशुपालक भाइयों को इस बिजनेस में पशुपालन में दिलचस्पी है, उनका बिजनेस प्रॉफिट में है, और जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है, उनका बिजनेस लॉस में है, या फिर ये पशुपालक पशु व्यवसाय को व्यवसाय के तौर पर नहीं ले रहे हैं। पशुपालन व्यवसाय करते समय ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी बात है। हर पशुपालक में ये क्वालिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वेशन का मतलब केवल देखना नहीं है। ऑब्जर्वेशन अवलोकन का अर्थ होता है आलोचनात्मक दृष्टि से किसी चीज को देखना। मतलब कि आलोचनात्मक दृष्टि से यानी कि जासूसी आंखों से किसी चीज को देखना। देखने में और ऑब्जर्वेशन में बहुत फर्क होता है। अवलोकन में हम उन चीजों को देखते हैं जिन पर सामान्य रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि ये पशुपालन में किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि होनी चाहिए, लेकिन सभी नहीं पर अधिकांश पशुपालक भाई और बहनें इसे व्यापक रूप से अनदेखा कर देते हैं। सुबह और शाम में कुछ समय पशुओं के साथ व्यतीत करना चाहिए और उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से देखना, उनका कीनली ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा फलदायी होता है। ऐसा करने से प्राइमरी स्टेज में अगर कोई समस्या है तो उसे पता करने में पशुपालक सक्षम हो सकता है और इसे बहुत आसानी से और सुरक्षित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सभी पशुपालक पशुओं को खरीदते समय जानवर जो है उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, परखते हैं और बाद में सौदा पक्का करते हैं। लेकिन एक बार जानवर खरीदने के बाद पशुपालकों की गंभीरता पता नहीं कहीं पर गायब सी हो जाती है। फिर आगे की चीजें ये पशुपालक भाई और बहनें अपने मजदूरों पर डाल देते हैं। भारत में अधिकांश बड़े फार्म पर ऑब्जर्वेशन मजदूरों द्वारा ही किया जा रहा है। हालांकि हर मालिक पशुपालक को खुद दिन में 2-3 बार फार्म का दौरा करना चाहिए, क्योंकि वे अपने जानवरों को शेड को बेहतर ढंग से देख सकते हैं। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में ना कहीं पे होता है कि मैंने इतना बड़ा फार्म बनाया है, इतने जानवरों को खरीदा है, मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आप सभी को पता है कि किसी भी व्यवसाय को आगे सफलता की दिशा में चलाने के लिए उस व्यवसाय में प्रॉफिट होना जरूरी है, और हर प्रकार के व्यवसाय को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान हमें रखना होगा। आज इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे मंत्र बताने वाले हैं जो किसी भी प्रकार के पशुपालन व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं इन 7 मंत्रों के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला मंत्र है, शुद्ध नस्ल के पशुओं को ही खरीदना है। सक्सेसफुल पशुपालन की शुरुआत पशु खरीदते समय ही हो जाती है। मतलब कि सक्सेसफुल पशुपालन का बेस जो है वो है पशु मंडी या पशु बाजार। पशु मंडी से ही सक्सेसफुल पशुपालन की शुरुआत हो गई है, और किसी भी ढांचे को बनाते समय उसकी नींव अगर अच्छी रखी गई तो ये ढांचा सालों साल टिकता है। इसीलिए हर पशुपालक को पशु खरीदते समय उच्च प्रति का ही जानवर खरीदना होगा, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी रहे। पशु खरीदने से पहले आपका प्लान रेडी होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पूर्णा नस्ल की भैंस को खरीदना है तो इस नस्ल की शारीरिक विशेषताएं क्या है, आप इस भैंस की सभी विशेषताओं को अच्छी तरीके से जान लीजिए। अगर आपको ही पता नहीं होगा कि मुर्रा नस्ल की, जो असली मुर्रा नस्ल है, उस भैंस की विशेषताएं क्या होती है, शारीरिक विशेषताएं क्या होती है, तो बाजार में जाकर आप उस भैंस को कंपेयर कैसे करेंगे, आप तुलना कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मुर्रा भैंस असली है या नहीं है। दुधारू पशुओं को खरीदते समय 3 टाइम इनका दूध निकालिए, ताकि आपको एक्चुअल दूध का उत्पादन कितना है ये पता चलेगा और पशुओं के स्वभाव की जानकारी भी मिलेगी। 3 टाइम का मतलब होता है आज सुबह, आज शाम में और कल सुबह। बहुत बार नए पशुपालकों को ठगा जाता है। पशुओं को कलर दिया जाता है, उनके दांतों को एक विशिष्ट आकार देते हैं और कभी कभी तो इनके आंचल को भी फुलाया जाता है। इन सभी से खुद को बचाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति को, या अगर आपको पॉसिबल है तो पशु डॉक्टर को साथ में लेकर जाइए।
नए दुधारू पशुओं को खरीदते समय किन चीजों का ऑब्जर्वेशन करना होगा, इस चीज की जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इस विषय पर एक सेपरेट वीडियो बनाना पसंद करेंगे। आज का हमारा दूसरा मंत्र है पशु आहार का व्यवस्थापन। किसी भी प्रकार के पशुपालन में लगभग 60 से 65% तक का खर्चा पशु आहार पर आता है। अगर आप पशुपालन करते समय पशु आहार व्यवस्थापन अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपके सभी प्रयास किसी काम के नहीं है। कुछ पशुपालक भाई पशु आहार घर पर बनाते हैं और कुछ अलग अलग कंपनियों का खरीदते हैं। पशुपालक भाइयों, जो आपको बेहतर लगता है वो आप करिए, पर पशु आहार की गुणवत्ता के साथ लापरवाही ना करें। आप अगर घर पर पशु आहार बना रहे हैं तो ई गोपाला ऐप, जो कि एनडीडीबी द्वारा विकसित की गई है, इसका उपयोग अवश्य करें। ये ऐप संतुलित पशु आहार बनाने के लिए बहुत ही अच्छी ऐप है। इस ऐप पर एक सेपरेट वीडियो हम बहुत पहले बना चुके हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पशु आहार का रंग, इसकी बनावट और गंध, सभी चीज़ों को बारीकी से देखें। अगर आप टेस्ट कर सकते हैं तो करिए। वैसे हम तो नहीं रिकमेंड करेंगे, टेस्ट मत करिए पशु आहार को, पर आप उसका रंग देखिए, बनावट देखिए और उसका गंध, इन जो बाहरी जो चीज़ें दिखती है उसको तो आप अवश्य देखिए। बहुत बार पशु आहार में सस्ती चीज़ों की मिलावट की जाती है, जैसे कि लकड़ी का बुर्दा, कार्डबोर्ड का बुर्दा आदि चीज़ों को डाला जाता है या खराब गुणवत्ता वाले मिनरल मिक्सचर का उपयोग किया जाता है। आप अगर घर पर पशु आहार बना रहे हैं तो आपके फार्म के लिए अनाज खरीदते समय उसकी गुणवत्ता की जांच अवश्य करें। बहुत बार ऐसा होता है कि इस अनाज को गोदाम में भर के रखा था, इसकी गुणवत्ता कम होने की वजह से ये मनुष्य सेवन के लिए ठीक नहीं है, ऐसा बताया जाता है और फिर उसे पशु आहार समझकर आपको बेचा जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और फिर बहुत बार तो ऐसा होता है कि कटे हुए चारे को भारी बनाने के लिए उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है, और आजकल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये बात तो आम हो गई है। जितना हो सके पशु आहार को हफ्ते में 2-3 बार चेक करें। अगर घर पर पशु आहार आप बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल की गुणवत्ता की बारीकी से जांच करें। आज का हमारा तीसरा मंत्र है बीमार जानवरों का जल्द से जल्द इलाज करवाएं। जो पशुपालक अपने पशुओं का निरीक्षण बारीकी से करते हैं, उन्हें पशुओं का असामान्य व्यवहार समझ में आ जाता है। असामान्य व्यवहार हमें किसी रोग आने का संकेत देता है। जल्द से जल्द हम इनका उपचार करवा लें तो पशुओं के स्वास्थ्य तथा उत्पादन पर होने वाले विपरीत परिणाम को रोका जा सकता है। सामान्य और बीमार जानवर की तुलना करें कि इन दोनों में क्या फर्क है और ऐसा निरीक्षण करने की आदत लगा लीजिए। सामान्य जानवर स्वभाव में सतर्क होते हैं, अपनी पूंछ को, कानों को हिलाते हैं। इनका जो मजल होता है, मतलब जो सामने वाला एरिया होता है, वो नम होता है। वहां पर आपको ऐसे पानी के छिटके टाइप के दिखाई देंगे, उसे बोलते हैं मजल नम होना। फिर ये पशु जो है वो जुगाली करते रहता है, चलता है, आसपास के वातावरण में इंटरेस्ट लेता है। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो बीमार जानवर क्या होता है, सुस्त होता है। ये जानवर उदास है, अपने आजू बाजू के वातावरण में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसका आप अगर मजल देखेंगे तो ये सूखा हुआ होता है। ये पशु जुगाली करना बंद कर देता है। ऐसे पशु को आप अलग कीजिए और अपने पशु डॉक्टर के परामर्श से इस पशुओं का उपचार जल्द से जल्द शुरू करवाइए। ये चीज समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम आपको एक सिंपल उदाहरण बताना चाहेंगे। एक पशुपालक भाई थे, उनके यहाँ पे बहुत बड़ा फार्म था। बहुत बड़ा मतलब कि अराउंड 20-25 गाय थी उनकी यहाँ पे। तो एक गाय को एक दिन ना छोटी सी जख्म हो गई शरीर पर, और ये जो पशुपालक भाई है इनके पास टाइम नहीं है और इनको पशुओं का निरीक्षण करने की आदत भी नहीं है। तो एक हफ्ते बाद इनके ध्यान में आया कि मेरी ये जो पर्टिकुलर गाय है, इसका दूध उत्पादन कम हो गया है और इसको आज मैंने चेक किया तो इसको बुखार भी आया है। फिर उन्होंने देखा कि इस गाय के शरीर पर एक जख्म हुई है जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। अभी इस जख्म को भरने में 1-1.5 हफ्ता लग जाएगा। अभी 2 चीज़ों से उनका खर्चा होगा, एक तो इसके लिए ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट का खर्चा, और दूसरा ये जो पूरा इंटरवल है, इस इंटरवल में उस पशु का दूध उत्पादन कम हो रहा है, तो ये भी पशुपालक का लॉस हो रहा है। ये जख्म जब छोटी थी तभी अगर पशुपालक के जहन में आ जाती थी तो अब होने वाली इन सब चीज़ों को हम रोक सकते थे। तो यहाँ पर ये बात क्यों हुई? क्योंकि पशुपालक जो है वो अपने फार्म के जानवरों का अच्छी तरीके से निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। बारिश के मौसम में चोट लगना और घाव होना बहुत आम बात है। अगर इसे ठीक से नहीं देखा गया और ठीक से इसकी देखभाल नहीं की गई तो साधारण घाव
कीड़ों के घाव में बदल सकता है, जिसे हम मैगटेड वुंड कहते हैं, और इसे फिर ठीक होने में बहुत अधिक समय लग जाता है और इसका विपरीत परिणाम दूध उत्पादन पर होता है। तो आज का हमारा चौथा मंत्र है, पशुओं को संक्रमित रोगों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण सही समय पर करवा लीजिए। डेयरी पशुओं में तथा बकरी में टीकाकरण शेड्यूल क्या होना चाहिए, इस विषय पर हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया है। टीकाकरण इस विषय पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि टीकाकरण करना पशुपालन में क्यों महत्वपूर्ण है, टीकाकरण कैसे किया जाता है, इसका क्या शेड्यूल है, टीका किसे कहते हैं, इस विषय पर हमने पहले ही 2-4 वीडियो की एक प्लेलिस्ट ही बनाकर रखी है। उस प्लेलिस्ट को आपके साथ हम शेयर कर देंगे। तो आज का हमारा 5वां मंत्र है, पशुओं का मद के लक्षणों के लिए निरीक्षण करना। गर्मियों में भैंसों में साइलेंट हीट की समस्या देखी जाती है। पशुपालक आमतौर पर ऐसी हीट को मिस कर देते हैं, ऐसी गर्मी को मिस कर देते हैं और अक्सर ये मानते हैं कि जानवर गर्मी में नहीं आया, पर जानवर नॉर्मल होता है और वो हर 21 दिनों के बाद या फिर जिस उसकी जो साइकिल है उस साइकिल में वो गर्मी में आ रहा होता है। पशुपालक अक्सर सोचते हैं कि बेलोइंग मतलब कि एक विशिष्ट प्रकार की आवाज निकालना, ऐसा अगर साइन मेरा पशु दिखाता है तो ही वो गर्मी में आया है, या फिर ये सिर्फ एक ही गर्मी का लक्षण है। पर ऐसा नहीं है। जब मौसम में तापमान बढ़ जाता है, मतलब कि गर्मी का सीजन है, समझ लीजिए समर टाइम, उस टाइम में भैंसें जो होती है या फिर गाय जो होती है, उनका मद के जो लक्षण होते हैं वो कम दिखाते हैं। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि वो विशिष्ट प्रकार का जो आवाज है वो नहीं निकालेगी। इस समय में इनकी मद की अवधि भी कम हो जाती है। मद का ऑब्जर्वेशन आप ठंडे समय में कीजिए, जैसे कि जल्दी सुबह या फिर शाम में कर सकते हैं। अगर आपको पशु की तरफ से कांच की तरह डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, योनि मार्ग से आने वाला ये डिस्चार्ज, तो ऐसा पशु कृत्रिम गर्भाधान के लिए एकदम रेडी है। ऐसे पशु का जल्द से जल्द कृत्रिम गर्भाधान करवा लीजिए। पशु गर्मी में आने के बाद क्या लक्षण दिखाता है, इस विषय पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। गाय, भैंस, बकरी और भेड़, इनमें अगर आप एक साइकिल अगर मिस कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप 3 सप्ताह के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठा रहे हैं, क्योंकि इनका साइकिल का पीरियड जो है वो एवरेज औसत जो है 21 दिन का है। तो 3 सप्ताह आप वेस्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा 6वां मंत्र है, पशुओं के शेड का व्यवस्थापन करना। शेड का व्यवस्थापन तथा शेड साफ सुथरा होना पशुओं के स्वास्थ्य के लिए और उत्पादन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर शेड का वातावरण आरामदायक नहीं है तो इसका पशुओं पर स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस की वजह से इन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उसी के साथ साथ इनके उत्पादन पर भी असर होता है। शेड के प्रबंधन के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है वो गर्मी के मौसम में रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में शेड का वातावरण गर्म और आर्द्र और तनावपूर्ण हो जाता है। पशुपालक भाइयों, आप खुद शेड में खड़े होकर देखिए और आप सोचिए गर्मी के मौसम में खासकर कि अभी मुझे शेड में कैसा लग रहा है, क्या मैं यहाँ पर कंफर्टेबली खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ तो फिर मेरा पशु कैसे यहाँ पर आरामदायक फील कर सकता है, तो ये आपको सोचना है। तो आपको आवश्यकता अनुसार फिर वहां पर फैन, कूलर या फिर फॉगर्स, इन सब की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गर्मी के मौसम में गाय और भैंस के शेड का प्रबंधन हमें किस प्रकार से करना है, इस विषय पर हमने पहले ही वीडियो बनाकर रखा है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। भैंस के लिए वैलोइंग की व्यवस्था करें, मतलब कि जैसे इस इमेज में दिखाया हुआ है ऐसे पानी में लौटने की व्यवस्था करें। वैलोइंग भैंसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इन्हें गर्मी के मौसम में राहत देती है। इसकी वजह से भैंसें अपने मद की जो लक्षण होते हैं वो भी अच्छी तरीके से दिखाते हैं और इनके दूध उत्पादन पर भी गर्मी का विपरीत परिणाम नहीं होता है। पशुओं के व्यवसाय में ऐसा कहा जाता है कि फ्रेश एयर ब्रिंग्स अ मिल्क। इसका मतलब होता है कि ताजी और शुद्ध हवा दूध लाती है। अभी आप सभी समझ गए होंगे इस कहावत से कि डेयरी व्यवसाय में शेड का व्यवस्थापन कितना महत्वपूर्ण है। बारिश के सीजन में भी आपको शेड का व्यवस्थापन अच्छे से करना होगा, क्योंकि बाह्य परजीवियों का धोखा जो है वो बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये धोखा अगर शेड का प्रबंधन अच्छा नहीं रहेगा तो और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए बाह्य परजीवियों के लिए जिस दवाई का उपयोग आप फुहारने के लिए करते हैं उसका उपयोग करें। उसे शेड के फर्श पर डालिए, दीवारों पर डालिए, या फिर शेड इर्द गिर्द भी आपको डालना पड़ेगा। फर्श या दीवारों पर कहीं आपको क्रैक्स दिख रहे हैं
तो इन्हें भी जल्द से जल्द भरवा लीजिए। जैसे कि मुर्गी के शेड में अगर आपके आंखों को जलन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि शेड में अमोनिया का लेवल बढ़ गया है। मतलब मुर्गी के शेड में वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि जो अमोनिया गैस अंदर तैयार हो रहा है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। और ऐसे समय में अगर आपके आंखों को जलन हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि बर्ड्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ऐसे टाइम पे पोल्ट्री शेड में एग्जॉस्ट फैन होना जरूरी है, नहीं तो ये गैस पोल्ट्री बर्ड्स के शारीरिक विकास तथा उत्पादन में बाधा बन सकता है। आज का हमारा 7वां मंत्र है, अपने मजदूरों को संभालें। बहुत सारे बड़े बड़े फार्म्स मजदूरों द्वारा ही चलाए जाते हैं। पशुपालक इन फार्म को, मतलब जो पशुपालक मालक है वो इस फार्म को हफ्ते में 2 से 3 बार सिर्फ विजिट करते हैं। फार्म का टूर हफ्ते में 2-3 बार या फिर महीने में कभी कभी 2-3 बार हो जाता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कुछ पशुपालक जो होते हैं वो अपने काम में बिजी होते हैं तो वो नहीं आ पाते हैं। पर देखिए, ये आपका फार्म है, आपकी लाखों की प्रॉपर्टी है। हमारा मानना है कि आपका दिन में 2 से 3 बार आपके फार्म का टूर होना चाहिए। आपको अपने मजदूरों पर नजर रखनी पड़ेगी, फार्म की एक्टिविटीज पर नजर रखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि फार्म की जो डेली की एक्टिविटीज है वो सही ढंग से चल रही है या नहीं। जैसे कि फीडिंग का जो समय होता है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं, फीडिंग का प्रोसेस कैसे हो रहा है, फार्म पर शेड की साफ सफाई सही ढंग से हो रही है या नहीं, टीकाकरण का जो शेड्यूल बनाया हुआ है उस तरीके से ही पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है या नहीं, पशुओं को जंतुनाशक दवाई पिलाई जाती है या नहीं, फिर पशुओं को ढोने के लिए जो इंटरवल रखा हुआ है उसे मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, फिर गोबर का व्यवस्थापन फार्म पर कैसे हो रहा है। मतलब अगर गोबर का व्यवस्थापन सही ढंग से नहीं हो रहा होगा तो फिर बाह्य परजीवियों का धोखा इस फार्म के लिए बहुत बढ़ जाता है और अलग अलग रोग जो है वो हमारे फार्म पे फिर पनपने लगेंगे। फिर दूध निकालने का समय जो है वो रोज का वही मेंटेन किया जा रहा है या फिर कुछ अलग हो रहा है उसमें, फिर इसका विपरीत परिणाम दूध उत्पादन पर होता है। और फिर दूध कैसे बेचा जा रहा है, इन सब चीजें जो है, जो डेली की एक्टिविटीज है वो आपको पशुपालक मालक के तौर पर आपको देखनी पड़ेगी। हम सभी को पता है ज्यादातर जो मजदूर होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, पर अशिक्षित या शिक्षित होने से हमें कोई मतलब नहीं है। मजदूर जो है हमारे फार्म पर काम करने वाला, ये विरोधी नहीं होना चाहिए। जब फार्म पर कोई नई चीज लाने की हम प्रयास करते हैं तो इन मजदूरों से ना जनरली विरोध आता है। ये बोलते हैं हम इतने सालों से अलग अलग डेयरी फार्म पर काम कर रहे हैं, हम भी पशुओं को पाल रहे हैं, ये चीज जो है ये बिल्कुल काम नहीं करेगी, ये चीज हमें नहीं करनी है। मतलब नई कोई चीज अगर आप लाने की प्रयास करते हैं तो उसमें ना वो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो मजदूरों को अगर आप फार्म पर रख रहे हैं तो आपको उन पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। आपको अगर उन्हें कोई बुरी आदतें हैं जो कि आपके फार्म के उत्पादन पर इफेक्ट कर सकती है तो ऐसे बातों की तो आपको बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं छोड़नी है। जैसे कि कुछ मजदूर जो है वो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में दूध में पानी डालते हैं। इससे क्या होगा, दूध की क्वालिटी खराब हो जाएगी और आपका जो कस्टमर है उन क्लाइंट्स पर परिणाम होगा कि इस फार्म का दूध अच्छा नहीं होता है। फिर पशु आहार या दवाई जिस कंपनी की आती है उस कंपनी वाले जो सेल्स पर्सन जो फार्म पर आते हैं उनसे ये लोग मेल मिलाप बढ़ा लेते हैं। उनसे इन्हें फिर कुछ गिफ्ट अगर मिलता होगा तो फिर पशुपालक जो मालक है उनको बताते हैं कि इसी कंपनी का पशु आहार या फिर इसी कंपनी की दवाई जो है वो अच्छी है, उसी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। जो मजदूर दूध निकालते हैं उनके नाखून जो है वो काटे हुए होने चाहिए। उन्हें दूध निकालने की जो योग्य पद्धति है, जो योग्य तरीका है, उसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे पशुओं में थनैला रोग जो है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मजदूर ना साफ सुथरे होने चाहिए। कुछ मजदूरों को आदत होती है कि थूकते रहते हैं, वो कुछ खाते रहते हैं, गुटखा वगैरह टाइप की चीजें, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दूध निकाल रहे हैं, दूध की क्वालिटी अच्छी मेंटेन होने के लिए ये सब चीजें अगर फार्म पे हो रही होगी तो इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा। पशुपालक भाइयों, तो चलिए आखिरी में हम आपको एक बोनस मंत्र भी देना चाहेंगे। ये है हमारा आज का मंत्र नंबर 8। तो इसमें है कि डेयरी फार्म का रिकॉर्ड आपको रखना है। पशुपालन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंत्र है रिकॉर्ड रखना। पशुपालक शिक्षित हो तो फिर रिकॉर्ड आप खुद रखिए, अगर आप अशिक्षित है तो फिर रिकॉर्ड किसी से बनवा लीजिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पशुपालक का शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी होता है, वे रिकॉर्ड रख नहीं पाते, तो फिर आप इस चीज के लिए किसी और से रिकॉर्ड रखवा लीजिए। आपके पास आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं।
मार्केट में बहुत सारे ऐप है आपके मोबाइल में अवेलेबल या फिर सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं। इनका उपयोग आप बिल्कुल करिए, पर रिकॉर्ड रखिए। डेयरी फार्म पर अलग अलग फार्म के रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि दूध उत्पादन का रिकॉर्ड होता है, फिर टीकाकरण या फिर जंतुनाशक दवाई को पिलाने का रिकॉर्ड होता है, प्रजनन का रिकॉर्ड होता है, पशु में होने वाले रोगों का रिकॉर्ड होता है, पशु आहार का रिकॉर्ड होता है। ये सभी रिकॉर्ड फार्म की आर्थिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। डेयरी फार्म पर रिकॉर्ड कैसे रखना है, इस विषय पर हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, उसे देखना ना भूलें। हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आज के हमने आपको जो टोटल 8 मंत्र बताए हैं, मतलब 7 पहले और बाद में जो एक लास्ट में बोनस बताया, इन सभी मंत्रों में से अगर किसी चीज को आप पहले से फॉलो करते हैं, करते ही होंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे उन्नत पशुपालक भी हैं, तो अगर आप किसी चीज को पहले से फॉलो करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर नहीं फॉलो करते हैं तो आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार के पशुपालन को उन्नत बनाने के लिए इन सभी चीजों का ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहे। आपका दिन शुभ हो।